नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके पीटी एग्जाम के टॉपिक सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, इससे संबंधित हम वन लाइनर देखेंगे जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मात्रक इकाइयों से संबंधित, उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला वन लाइनर है आपका, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो ये होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दूसरा वन लाइनर है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है डायोप्टर होता है। फिर पार्सेक इकाई होती है, पार्सेक आपने सुना होगा, पार्सेक इकाई किसकी होती है? दूरी की होती है, ठीक है। फिर लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है, ये होती है फर्मीमीटर, जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। फर्मीमीटर जो है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। और इसके बाद अगला है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। फिर कार्य का मात्रक क्या होता है? ये जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तेल का एक बैरल लगभग बराबर होता है 159 लीटर के, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि 160 लीटर में एक कम कर दीजिए, 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो भार में बदलाव आ जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम चंद्रमा की सतह से कोई एक चट्टान पृथ्वी पर लेकर आएँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सदिश राशि कौन सी है? तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई, इसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ये होगा आपका सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। दोस्तों, इस पर डिटेल डिस्कशन जो भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, इसका हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे जिसमें ल्यूसेंट में जो भी फिजिक्स दी है जितनी भी, क्योंकि कंपटीशन में बस जितनी ल्यूसेंट में फिजिक्स दी है वो सफिशिएंट है। अगर आप उसको पढ़ लें तो उतने से आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न आप कर सकते हैं। तो उसको हम ल्यूसेंट को कवर करेंगे, तो उसमें हम फिजिक्स जो है आपको डिटेल में बता देंगे। अभी हम वन लाइनर देख रहे हैं क्योंकि वन लाइनर अक्सर जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये वही वन लाइनर हैं। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद यूपी पीटी के लिए हम अलग से यूपी SSSC में जितने भी आज तक साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। तो अगला देख लेते हैं, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई जो होती है वो होती है विद्युत उत्पादन की, ठीक है। तो मेगावाट जो होता है, ये विद्युत उत्पादन कितना किया गया है, इसको हम मेगावाट से नापते हैं। किलोवाट घंटा जो होता है, मात्रक किसका होता है? ये विद्युत ऊर्जा का होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होगी आपकी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100 नॉट किसके बराबर होता है, तो 115 मील प्रति घंटे के बराबर होता है। फिर इस प्रकार देखते हैं, वायु की गति नापी जाती है किससे? एनीमोमीटर से, ठीक है। तो एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एनीमो से, मीटर से। वेक्टर परिमाण किसका है? ये बल का है, ठीक है। अगला देखते हैं, अति सूक्ष्म अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं। तो अति सूक्ष्म समय अंतराल किससे नापा जाता है? ये परमाणु घड़ी के द्वारा नापा जाता है। फिर पायरोमीटर किसको कहा जाता है? विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? पायरोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी, आपने यहाँ पे देखा विकिरण तापमापी है। तो विकिरण तापमापी में वही होता है कि जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है, वो कौन सा होता है? ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। फिर इसके बाद सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। ये अक्सर पूछा गया प्रश्न है, लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बहुत सारे देखेंगे हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको आर्द्रता के लिए ये याद रखिए कि आर्द्रता में ये ग्रो याद रखिए, तो आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। आर्द्रता में भी देखिए आप आर्द्रता हाइग्रो, ठीक है। तो इसको इस तरह याद रखिए। भूकंप की तीव्रता का नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट के जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं रक्त दाब मापने का यंत्र का क्या नाम होता है। तो जिससे हम ब्लड का प्रेशर नापते हैं उसको क्या कहते हैं, सिफेग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है, जो हाथ पे लगाया जाता है सिफेग्नोमैनोमीटर, सिफेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा है, वो ध्वनि तरंग का अध्यारोपण है। ठीक है, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप जो आप लगाते हैं, जो आपने देखा होगा कि दोनों पॉइंट जो होते हैं वो कान में लगाते हैं और साथ में आगे का पॉइंट चेस्ट पे लगा के वो जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये काम करता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर। ऑक्सेनोमीटर को प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये पौधों की वृद्धि को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पारे की साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लक्स मीटर। ठीक है, उसे लक्स मीटर कहते हैं। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, फैदम से। ठीक है, तो फैदम से नापी जाती है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफी, जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो माप किया जाता है मस्तिष्क, ये क्या मापता है, जो पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाता है। ठीक है, और इससे जो है ये मापता क्या है, पॉलीग्राफी आप देखेंगे मापता क्या है, पॉलीग्राफी मापता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की दर की गति की दर को, हृदय की जो गति की दर है उसको मापता है, मस्तिष्क की सक्रियता को नापता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव तरंगे। ठीक है, तो कौन सी तरंगे यूज तो होती हैं, पराश्रव तरंगे होती हैं। ठीक है, कपड़ा धोने की मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपकेंद्रीकरण। इसकी डिटेल डिस्कशन हम जब ल्यूसेंट का अभी इसके बाद जो वीडियो डालेंगे उसमें ल्यूसेंट से में जितनी फिजिक्स दी है उसको हम पूरा आपका कवर कर देंगे, तो आपकी फिजिक्स और विज्ञान से रिलेटेड सभी चीज़ें तथ्य कवर हो जाएंगे। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नियम दिए किसने दिया था, ये नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक है, तो लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा कितना, 0 होगा। ठीक है, तो अगर एक भारहीन रबर का गुब्बारा है उसको अगर हम जल में डाल दें, उसमें 200 ग्राम जल भर दें, तो वो जल में उसके बाद उसको डाल दें तो वो कैसा हो जाएगा, वो उसका भार 0 हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, भार घट जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो उसका आयतन जो है वो नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, उच्चतम ताप है, वो निर्भर करता है ऊपर के छेद के जो क्षेत्रफल होता है उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है, वायुदाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। रॉकेट कार्य करता है किसके सिद्धांत पर, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन का कार्य होता है, ये रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जेट इंजन कार्य किस संरक्षण के सिद्धांत पर करता है, तो रैखिक संवेग के। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम सही होगा, मतलब क्या होगा, तो वस्तु का भार क्या होगा, 0 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तु जो भार है वो 0 हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो होता जब अभी जो जितना है उसका चौथा भाग पड़ता। किसी वस्तु का भार जो है उसके ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये प्रश्न भी लोक सेवा आयोग में कई बार पूछा गया है कि ध्रुवों पर वस्तु का भार कितना होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, वो अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में वो जाके शून्य हो जाएगी। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। ध्रुवों पे आप ध्यान रखिए, जो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनमें क्या होता है? वस्तु का भार जो होता है वो अधिकतम होता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या चीज को संकेत करता है? तूफान आने का संकेत करता है कि वायुमंडलीय दाब अगर अचानक गिर जाए तो। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव किनारों से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। मतलब अगर बीकर में पानी भरा है और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी पड़ा है, तो बर्फ का टुकड़ा गलने के बाद भी लेवल आपका वही रहेगा पानी का, ठीक है, तो परिवर्तित नहीं होगा। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे की ओर रेलगाड़ी चल रही है, गति हो रही है, ठीक है, तो इस कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो ये भी लोक सेवा आयोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है उसकी, वो अधिकतम होती है, ठीक है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व, ठीक है, तो ये अभी हम जब लूसेंट सीरीज हम शुरू करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये कैसा होता है? गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना भाग? 1/9 भाग, ठीक है, तो बाकी शेष भाग जो होता है मतलब अगर आप समझिए कि 10 हिस्सा माना जाए तो 1/9 भाग जो होता है वो ऊपर होता है, बाकी मतलब 1 भाग ऊपर होता है, बाकी 9 भाग जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है, तो 1/9 भाग जो होता है वो सतह के ऊपर होता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, तो वहाँ पे गुरुत्व नहीं है, तो जिसके कारण वो सीधे नहीं खड़े रह सकते। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान तो अपरिवर्तनीय रहेगा, लेकिन भार कैसा हो जाएगा? भार शून्य हो जाएगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो ऐसा करता है क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रित बल लग रहा है, ठीक है, तो जो उपग्रह है वो पृथ्वी की कक्षा में जब कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो वो इसीलिए चक्कर काटा करता है, क्यों? किस कारण? अभिकेंद्रित बल के कारण, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर, यानी कि स्थूल पदार्थों के गुणों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग में, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो जैसे सबसे पहले, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो अगर कोई साबुन का बुलबुला है उसमें अगर हम चार्ज पैदा कर दें तो वो क्या होगा? वो थोड़ा सा और त्रिज्या उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है कैसा? स्थिर रहता है, ठीक है, तो भार का मान आप जानते हैं कैसे परिवर्तित होता है। अगर ऐसी जगह पे कोई पिंड रख दिया जाए जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो सेम रहेगा ना, तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन भार जो है वो स्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि उसका द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल उसका कारण है, ठीक है। तो अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, ठीक है, तो एक याद ध्यान रखिएगा सिलिकॉन। ये भी प्रश्न पूछा गया लोक सेवा आयोग में। ये सभी प्रश्न जो हैं कभी ना कभी लोक सेवा आयोग में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको वन लाइनर के थ्रू बताए दे रहे हैं। इसके बाद भी हम UPSSC में अभी तक जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ा देंगे, और साथ में लूसेंट सीरीज जब शुरू करेंगे तो उसमें भी विज्ञान से रिलेटेड आपका सब कवर करा देंगे, तो उससे आपका फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पूरा हो जाएगा, तो कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तब तो वो बुलबुला बना रहेगा। अगर इसका दाब कम हो जाएगा तो फूट जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब वायुयान में पेन की स्याही निकलती तो क्यों निकलती? क्योंकि अंदर का जो दाब होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? स्याही निकलने लगती है। इसी प्रकार साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए बुलबुला बना रहता है, और जैसे ही इसमें परिवर्तन आता है तो फूट जाता है।
तेल जल के तल पर फैल जाता है। इसका कारण क्या होता है? तेल का तल जो होता है, तेल के तल का तनाव जो होता है पानी से कम होता है, ठीक है। तो इसके पीछे पृष्ठ तनाव काम करता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है लोहे की सुई जो होती है पानी पर तैरती रहती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो पूछा जाता है प्रश्न की तो उसको में क्या परिवर्तन आएगा, तो वो क्या होगा, जब नदी से सागर में जाएगा तो वो थोड़ा सा उठ जाता है। उठने का कारण क्या है? क्योंकि जो सागर होता है उसके पानी की डेंसिटी जो होती है वो नदी के पानी से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या होता है? ये एक अर्धचालक की तरह होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैसे भी एक अर्धचालक होता है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो ध्वनि और तरंग गति यानी साउंड वेव से मोशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, तो उनको देख लेते हैं। जैसे पूछा गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा, तो ध्वनि का वेग आप जानते हैं जो इस्पात होगा या जो भी ठोस चीज़ होगी उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अधिकतम इस्पात में होगा। फिर सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर क्या होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो 20 डेसिबल होता है, ठीक है। तो 20 डेसिबल जो होता है ये पत्तों की सरसराहट की जो आवाज़ है 20 डेसिबल जानी जाती है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतत्व पिच निर्भर करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे जिन्हें कहते हैं। माइक्रोवेव तरंगे क्या होती हैं? ये यूज़ की जाती हैं जब आप दूर संचार से संबंधित कोई जो प्रणाली यूज़ करते हैं वहाँ पे माइक्रोवेव की तरंगे यूज़ की जाती हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ये आवृत्ति मॉड्यूलन है, यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी टीवी सेट का चलाने के लिए रिमोट जो होता है नियंत्रण इकाई के द्वारा किस तरह की तरंगे छोड़ी जाती हैं, तो ये अवरक्त और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि जो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाता है, ये जो है 80 डेसिबल से अगर अधिक है तो ये ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। 80 डेसिबल से अधिक है तो ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। और इस डेसिबल में जितने भी कैटेगरी आती हैं वो हम जब ल्यूसेंट सीरीज करेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे जो हैं ठोस में भी चलती हैं और गैस में भी चलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात में क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं होता है, ठीक है। तो माध्यम जब तक नहीं होगा तब तक ध्वनि तरंगे नहीं चल पाएंगे, और निर्वात में ऐसी स्थिति होती है कि माध्यम कोई होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, पराश्रव्य होती हैं, ठीक है। तो हम अभी इसके में जब डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे तो हम श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य कौन सी तरंगे होती हैं सब पढ़ेंगे, ठीक है। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है। तो ये भी फेवरेट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग का कि सोनार का अक्सर पूछा गया है, तो पराश्रव्य तरंगे यूज होती हैं उसमें। वह तरंग जो सोनार होता क्या है? वही जो आपने पढ़ा होगा कि पनडुब्बी में इसका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को खोजने और ढूंढने के लिए, ठीक है। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है क्या कहलाती है? पराश्रव्य तरंगों के द्वारा होता है, ठीक है। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं, क्या चीज़? ऊर्जा को संचालित करती हैं लहरें, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा को संचारित करती हैं। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित हो सके और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु क्या करते हैं? तो प्रेक्षागृह मतलब जैसे समझ लीजिए ऑडिटोरियम वगैरह जो होता है उसमें जो छत और जो आप देखेंगे कभी पिक्चर हॉल गए होंगे तो साइड की दीवारें जो हैं वैसी फोम टाइप की होती हैं, कहीं पे पर्दे भी लगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो ध्वनि को अवशोषित करती हैं और जो प्रतिध्वनि ना आए मतलब रिवर्स ना हो आवाज़ उसको भी रोकती हैं, गूंजे ना आवाज़। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये जो फिनोमेना है क्या है? ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कब? जब धातु होती है, ठीक है। ध्वनि चलती किसमें है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है, ठीक है। तो ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है।
इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं, देखिए धा का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है और धा का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है। तो दो तरह की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो प्रकाश तरंगों से संबंधित होती है, उसमें प्रा लगा है और प्रा से प्रकाश हो गया, ठीक है। इसी तरह धा इसमें लगा है अनुदैर्ध्य में, तो धा और ध्वनि हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं कौन सी किरणें, एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि भैया किसी को ज़रूरत ना पड़े सिटी स्कैन कराने की, ठीक है। तो ये एक्स किरणें इसको प्रयोग में लाई जाती हैं। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, ये रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। अनुरणन, ठीक है, रिवर्बरेशन कहलाता है, ठीक। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है वो कहलाती है पराश्रव तरंगों के द्वारा कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तो पराश्रव तरंगें इतनी प्रभावी होती हैं कि कपड़ों से धूल को भी हटा सकती हैं। आगे हम देखते हैं कुछ ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं लोक सेवा आयोग में, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण क्या है, संचालन, संवहन और विकिरण कारण है, जिसकी वजह से जो तरल है वो गर्म या ठंडा बना रहता है, ठीक है। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर है, ठीक है, और नैफ्थलीन है अथवा शुष्क बर्फ है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो कपूर को आप कुछ दिन तक ऐसे ही रख दीजिए, देखिए धीरे धीरे उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा का अवरोही क्रम है, तो सबसे पहले आप देखें गामा किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, फिर बीटा होती हैं, फिर अल्फा होती हैं, ठीक है। तो गामा सबसे पहले होती हैं, फिर बीटा होती है और उसके बाद हम देखते हैं अल्फा होती हैं, ठीक है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं कब, जब आपकी 20% ह्यूमिडिटी हो और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, ठीक है। तो अगर 20-60 का रेशियो रहेगा तो गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, ये है आपका 4 डिग्री सेल्सियस का। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर के 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा, पहले तो घटेगा, ठीक है, बाद में बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर 4 के नीचे गया तो भी जल का आयतन क्या होगा, ये परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कहना है कि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा और 3 डिग्री सेल्सियस यानी कम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया, तो जल का आयतन क्या होगा, पहले तो घट जाएगा, फिर बाद में जब वो ज़्यादा कम हो जाएगा टेम्परेचर तो फिर बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होती है, टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि जब गर्मी लगती है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों कराता है, क्योंकि हमारा पसीना जो है अधिक गति से वाष्पित होने लगता है, हवा लगती है तो पसीना वाष्प बनता है, वाष्प बनने के कारण हमें आराम का अनुभव होता है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है कब, जब भाप से, ठीक है। तो भाप को आप छुएंगे तो ज़्यादा गर्म होती है, भाप से ज़्यादा जल्दी आदमी जलता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा जो है उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, गंभीर ज्वालक पैदा होती है, ठीक है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है, बेस्ट कंडक्टर क्या है, जल है, ठीक। जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि होगी उसके आयतन में, ठीक है। तो लोहे का गेंद अगर है उसको गर्म करेंगे तो क्या होगी, फैल जाएगी, तो आयतन उसका बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में एक थर्मोस्टेट होता है, उसका काम होता है कि वो तापमान को एक समान बनाए रखता है, ठीक है। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, उसकी गैसों के कारण होगा। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है, केंद्र से हट जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वो है गति का तीसरा नियम, ठीक है। चिड़ियों के उड़ने से अभी हम इस पर डिटेल में डिस्कशन न्यूटन के सारे लॉ भी पढ़ेंगे जब हम ल्यूसन सीरीज करेंगे, तो हम उसमें न्यूटन के सारे नियम और उनके एग्जाम्पल जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सब पढ़ेंगे। परम शून्य का
उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिक ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा विमुक्त होती है। आगे हम प्रकाश से संबंधित, लाइट से संबंधित जो पूछे गए हैं आयोग में प्रश्न, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पूछा गया है कि प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो शीशा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है ये सबसे कम विचलित होता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। आइंस्टाइन ने को नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया लोक सेवा आयोग में। तो प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के, उनके जो सिद्धांत था प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, उसके सिद्धांत के लिए उनको दिया गया था। ठीक है। दूरदृष्टि दोष प्रतिबिंब बनाता है कब? रेटिना के पीछे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूरदृष्टि दोष जो है ये प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के पीछे। ठीक है। तो आप इस तरह इसको याद रखिए कि ये रेटिना है और ये पूछा गया है दूरदृष्टि का, तो दूर यानी रेटिना के पीछे, यानी कि रेटिना से भी दूर। ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? ये लगता है 8 मिनट का। ठीक है, लगभग 8 मिनट। ठीक है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है क्या? इंद्रधनुष। जब सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। तो हम देखते हैं विबग्योर, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ल्यूसेंट में जब हम सीरीज शुरू करेंगे तब हम देखेंगे। तो आप देखिए सबसे बीच में कौन सा दिखाई दे रहा है? ग्रीन, यानी कि हरा जो है मध्य में दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो उसमें कैमरा लगा होता है तो उसको डाला जाता है शरीर में। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? अपसारी लेंस के जैसा। ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है लोक सेवा में, 2-3 बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि जल के अंदर अगर वायु का बुलबुला डाल हो तो वो कैसा लेंस बनेगा? वो बनेगा अपसारी लेंस। ठीक है। तो अपसारी मतलब, अब आप इसको ध्यान कैसे रखना, अगर मान लो जल है, ठीक है, तो जल में अगर तुमने ये वायु का बुलबुला डाला तो हमेशा वो कोशिश करेगा अप आने की। ठीक है। तो अप आने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करेगा। मतलब एक थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो आप इसको इस तरह से ध्यान रख के। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ठीक है। तो कैसे प्रभाव, ये क्या है? ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इस पे हम जब ल्यूसेंट सीरीज पढ़ेंगे तो ल्यूसेंट में जो भी फैक्ट्स हैं वो उतने सफिशिएंट हैं। खासतौर से जो आयोग के प्रश्न आते हैं, लोक सेवा आयोग के, अधीनस्थ सेवा आयोग के, तो इनके लिए ल्यूसेंट सफिशिएंट है साइंस के हिसाब से। तो उनमें हम देखेंगे डिटेल में। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, कौन से होते हैं? ये होते हैं सौर सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं? सौर सेल होते हैं। आगे देखते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। ठीक है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के उपयोग किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कार के पीछे जो हम यातायात, कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं उसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा कैसा? अनंत बनेगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार। तो कैसा बनता है? अनंत बनता है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? सभी जानते होंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है। आकाश का रंग कैसा? नीला होता है। ये किस कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो रोगी के जो दांत देखते हैं दंत चिकित्सक, ये जब रोगी का मुंह खुलवाते हैं तो उसके अंदर जो लेंस, वो दर्पण डालते हैं, कैसा होता है? ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। इस व्यक्ति क्या नहीं देख सकता? ये नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न बनेंगे कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। और इस तरह के लोग किस तरह व्यक्ति देख सकता है, किस वस्तु को देख सकता है? जो नज़दीक की वस्तु होती है उसको देख सकता है, और जो दूर की वस्तु होती है तो नहीं देख सकता। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में हमेशा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है यानी कि वो नज़दीक की तो देख सकता है,
लेकिन दूर की नहीं देख सकता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि वो दूर की तो देख सकता है लेकिन निकट की नहीं देख सकता, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे? अवतल लेंस प्रयुक्त करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष यानी कि जो दूर की वस्तु नहीं देख पाता, तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मृग मरीचिका आपका कई बार पूछा गया लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो मृग मरीचिका, यानी कि वो आप देखे होंगे राजस्थान में दूर से एक पानी जैसा दिखता है, झिलमिलाहट होती है, लगता है कि आगे पानी है लेकिन वो पानी नहीं होता। तो वो क्या, उसका कारण क्या है ऐसा दिखने का? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस कारण? ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग, ठीक है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अपवर्तन, ठीक है। तो क्षितिज के समीप जो सूर्य और चंद्रमा जो है ये दीर्घवृत्ताकार मतलब बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण ही है अपवर्तन। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है लोक सेवा आयोग में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि रेटिना पर जो चित्र बनता है हमेशा वस्तु से, जो वस्तु है उससे छोटा बनेगा, जाहिर सी बात है छोटा ही बनेगा, और उल्टा होगा तो ये ध्यान रखना है कि उल्टा होता है। तो प्रश्न में ऑप्शन दिया होता है कि वस्तु से छोटा है और सीधा बनेगा, तो लोग अक्सर सीधा पे लगा देते हैं, लेकिन सीधा नहीं, हमेशा उल्टा बनता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है हमें चमकदार दिखाई पड़ता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग स्नायु देगों में परिवर्तित होती है, किसके कारण? रेटिना पर, अक्षपट पर होती है, ठीक है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वो क्या है? 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। धूप के चश्मे की पावर कैसी होती है? 0 डायोप्टर होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, यानी कि स्कैटर ये नहीं होता, ये ज़्यादा फैलता नहीं है, तो प्रकीर्णन कम होने के कारण ही इसका लाल रंग का उपयोग आप खतरे के सिग्नल में आप देखते हैं कि किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला रखा जाए और नीचे काला, क्योंकि जो उजला रंग होगा वो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश होगा उसको परावर्तित करेगा, और जो डार्क रंग होते हैं वो जो उतना ज़्यादा ही प्रकाश को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर छाते का ऊपर रंग अगर उजला हो तो वो अच्छा रहेगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तरंग की लंबाई द्वारा, ठीक है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसका मेन कारण। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी मतलब जो आपका, जो आप देखते होंगे जो ये आपके जो खगोल विज्ञान से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, दूरदर्शी टेलीस्कोप जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो वहाँ पे उसमें क्या होता है? उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो होता है नतोदर दर्पण यानी अवतल दर्पण, ठीक है। खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है। आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, पीला रंग और हरा रंग देख के आँख को सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप, ठीक है। तो तारा किस प्रकार का है ये रंग से देख के हमें पता चलता है कि तारे का ताप कैसा है, ठीक है। तो ताप से हमें पता चलता है कि तारे का रंग कैसा है, ठीक है। तो रंग अगर आप देखेंगे तारे का तो उससे पता चल जाएगा, क्योंकि उसका ताप उसका रंग बताएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। तो उसमें होता क्या? रेटिना का जलना सूर्य की किस किरण के कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है वो रेटिना को जला देता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय आंखों से डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आगे देखते हैं, आंख में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दृष्टि पटल में होते हैं, ठीक है।
वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ग्रेफीन की सहायता से जो है विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये भी लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो हमेशा समतल दर्पण कितना हो? आधा हो। ठीक है, तो व्यक्ति पूरी उसकी ऊंचाई प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, तो ध्वनि का हमने पढ़ा था कि ध्वनि का जो चाल होती है, ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल पाती, लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में ही सबसे अधिक चलता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर सेल है। ठीक है, पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या होता है? देखते हैं, पानी में छड़ जाती है तो पानी उसके बाद थोड़ी थोड़ी हमें बेंड दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण जो है ये छड़ी मुड़ी दिखाई देती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। इसका कारण होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो अगर हम कोई वस्तु रख देंगे दो समतल दर्पणों के मध्य में तो क्या होगा? प्रतिबिंब अनंत बनते चले जाएंगे, इधर भी बनते चले जाएंगे, उधर भी। ठीक है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण को। ठीक है, उद्दीप्त विकिरण, तो लेजर से संबंधित क्या है? लेजर एक युक्ति है, एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है किसको? उद्दीप्त विकिरण को। ठीक है, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिली है डॉपलर का प्रभाव है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ विद्युत और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग में। तो उसमें है जैसे कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा घटता है। ठीक है, बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन है? तो चांदी है। ठीक है, एक डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं, मी याद रखिए, तो डायनमो मी। ठीक, तो डायनमो मी से आपको पता रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अर्धचालक क्या है? जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? बेस से, आधार सिरे से। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई एवं अपचाई करने का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है किस लिए? सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड जो है, ये नया खोजा गया उच्च ताप अतिचालक है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? ये फ्यूज होता है जो उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये कौन सी होती है? मोटर होती है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये दोनों ही अर्धचालक हैं। ठीक है, घरों में लगे पंखे, ट्यूबवेल, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। ठीक है, तो आप जब बिजली का देखेंगे तो समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह या हो समान रूप से हो। ठीक है, बिना बाधा के। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, यदि वे है तो समान विभव पर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जर्मेनियम है। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो होता है एलईडी। अब हम चुंबकत्व से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। चुंबक मैग्नेटिज्म से चुंबक इसके द्वारा आकर्षित नहीं होता है। एल्युमिनियम से, ऐसी बात है सबको पता है, एल्युमिनियम से आकर्षित नहीं होता है। कुंडली कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो अगर हम कुंडली में अगर टर्न्स बढ़ाते जाएं
तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी, घटती जाएगी। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो दोनों टुकड़ों के संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा चुंबक आधा काट दिया जाए तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, नहीं, ये पूरा पूर्ण ही चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखे भी होंगे फिजिक्स में जब आपने प्रैक्टिकल इंटर में किया होगा, ठीक है। नाभिकीय भौतिक, अब न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षाओं पूछे गए हैं, तो जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है एक मंदक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा ज़्यादातर देखेंगे आप मंदक से रिलेटेड पूछा जाता है। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, ये भारी जल होता है, ठीक है। तो हैवी वाटर का इस्तेमाल जो है इसके लिए किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम, जिनमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ये होता है संवर्धन यूरेनियम। इसके बाद हम देखेंगे सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन जो है जिसमें सूर्य की ऊर्जा होती है। नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में अंतर क्या है कि अगर नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में क्या होता है, ये नहीं होता है। आगे देखते हैं, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन के जो सिद्धांत है इसके आधार पर ही परमाणु बम बना हुआ है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है, जिस कारण अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। कलपक्कम सुर्खियों में रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परमाणु शक्ति परियोजना चल रही है। कलपक्कम में FBTR है, ठीक है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है। ये शीतलक के रूप में प्रयोग इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका, कैल्शियम, ठीक है। भारत का परमाणु संयंत्र जो कि भूकंप पेटी में, मतलब जो 4th जोन है उसमें अवस्थित है, तो ऐसा कौन सा है, ये नरोदा में है, ठीक है। तो भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन है, कैगा, कर्नाटक में। अब ये कुछ पुराना प्रश्न है, जुलाई 2016 का है। इसमें बताया गया है चीज में देशों की 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 48 थी। वे रिएक्टर जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वो कौन से होते हैं, ये नाभिकीय संलयन रिएक्टर होते हैं, ठीक है। कुछ हम मिसलेनियस प्रश्न देख लेते हैं जो फिजिक्स में ही पूछे गए हैं, फिजिक्स से संबंधित होते हैं। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक कौन सी है, ऑक्सीजन तथा नमी। ऑक्सीजन नमी के द्वारा ही लौह धातु का क्षयकरण हो जाता है, ठीक है। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, ये कौन सी है, ये लेड जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है वायु को प्रदूषित करती है। विल्हेम रॉन्टजन, आप सिर्फ रॉन्टजन देखिए ने आविष्कार किस चीज़ का किया था, तो एक्सरे का किया था, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखना है, आर से रॉन्टजन, आर से एक्सरे, एक्सरे का रा याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह ये ध्यान रहेगा। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है क्या, माध्यम आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ये विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है, और बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, सब कुछ निर्वात है, ठीक है। तो वहाँ से हम देख सकते हैं विकिरण के द्वारा आवश्यक नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखेंगे आप, चर्चा में एक रहा था कुछ समय पूर्व जब हिग्स बोसोन का था, तो इसको क्या कहते थे, गॉड पार्टिकल, ये तब का बहुत जो प्रश्न आया होगा चर्चा में था उस टाइम पे। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है वाष्पीकरण, इसका मेन कारण होता है। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरणों को। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा कोण बनता है, ये होता है 90 डिग्री का कोण। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसका सीधा कारण क्या होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह कैसी है, वक्राकार है। तो अगर यहाँ पे कोई टावर लगाया गया तो एक निश्चित सीमा ही तक जाएगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा सिग्नल।
इसके बाद हम देखते हैं यदि एक जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करता है तो हमने बात की थी कि वो उड़ जाता है, ऊपर उठेगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पकड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तब तराजू क्या होगा? तराजू बढ़ेगा क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा वो व्यक्ति। हवा में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस ऊर्जा का होता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का होता है। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं और तड़ित बिजली यानी कि एकदम से बिजली सडनली चमकी तो स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या चुनेंगे, मतलब क्या करेंगे? तो आप कार में ही रहना पसंद करेंगे। एक्स किरणों जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है कहलाती है कठोर एक्स किरणें। ठीक है। बर्फ जमी झील मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियाँ झील में अंदर चली जाती हैं और पानी जो है या जहाँ पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन कैसा होता है? ये कुचालक होता है। तो दोस्तों ये वन लाइनर थे जो कि फिजिक्स के थे, पूर्व परीक्षाओं में जो कि आयोग में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अन्य वीडियो जो है उसमें हमने UPSSC में जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न आए हैं उन सबको पूर्व परीक्षाओं में जितने भी UPSSC के फिजिक्स के प्रश्न हैं उन सबको मतलब उसके प्रश्न उत्तर के रूप में वीडियो बना है, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा हम ल्यूसेंट सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ल्यूसेंट आपको भी पढ़ाएंगे बाकायदा और पूरा एक चैप्टर वाइज सिलसिलेवार पढ़ाएंगे, तो उसको भी देखिएगा।